प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के पहले चैप्टर आर्थिक विकास की समझ के तीसरे भाग के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। यह प्रश्न हमारे सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम, हमारे सामान्य ज्ञान के एग्ज़ाम और हमारे इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं और इन प्रश्नों की सहायता से आप अर्थशास्त्र को अच्छे तरह से समझ सकेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान है नॉर्वे का। तो ये जो पीले रंग का देश देख रहे हो आप, ये यहाँ पे दो देश हैं। एक देश का नाम नॉर्वे है और दूसरे का नाम फिनलैंड है। यूरोप के देश हैं ये जो पीले रंग का हिस्सा है, ये वाला जो देख रहे हो आप, ये नॉर्वे देश है और ये इसके साथ वाला है, ये फिनलैंड है। तो ये जो नॉर्वे देश है, छोटा सा देश है यूरोप का, यह मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पे है और इसके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो वैल्यू है, HDI वैल्यू कहते हैं जिसे हम, 0.957 है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। भारत में शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे, प्रति 1000 बच्चों में से जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इंग्लिश में इसे IMR कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भारत में शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत में शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण डायरिया रोग है। डायरिया है जिसे आम भाषा में दस्त भी कहते हैं। इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का आपको पता है, शरीर में पानी की कमी हो जाना, और जो शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो उससे मृत्यु हो जाती है। तो इसका एक बचाव का तरीका बताता हूँ आपको। अगर किसी को दस्त लग जाते हैं या किसी को डायरिया की शिकायत हो जाती है, तो उसका सबसे आसान और प्रभावकारी तरीका है कि पानी को गर्म करके उबाल लीजिए। पानी को उबाल के गर्म कर लीजिए और फिर उसे ठंडा कर लीजिए, और जब पानी ठंडा हो जाता है तो उस पानी में 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिला के आप ORS का घोल तैयार कर सकते हैं और धीरे धीरे उस बच्चे को वो ORS का घोल पिलाते रहिए। और वैसे इसको मेडिकल पे भी आपको एक घोल की पुड़िया मिल जाती है जिसे ORS कहते हैं। ये भी आप थोड़ा थोड़ा करके उसे पिला सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी तो आपको ग्लूकोज ही देता है, ग्लूकोज जो आपको, जिसको आप कहते हैं बोतल चढ़ाते हैं। तो ग्लूकोज में क्या होती है? DS होती है, DS डेक्सट्रोज, और उसमें चीनी होती है। एक DNS होती है, DNS में क्या होती है? डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन, अर्थात तो उसमें नमक भी मिला हुआ होता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो इसका उत्तर है, मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें स्थान पे है। और यह जो मानव विकास सूचकांक मापा जाता है विश्व के कुल 189 देशों में मापा जाता है, और भारत इसमें मध्यम विकास श्रेणी के देशों में शामिल है। और भारत के जो अंक हैं वो 0.645 है, 0.645 है। आपसे दोनों ही बातें पूछी जा सकती हैं कि मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे, 131वें स्थान पे। ये 2020 का है नया, और 2019 में 130वें स्थान पे था। देखिए हम एक स्थान और नीचे चले गए। आगे देखिए, वर्ष 2019 में भारत में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने वर्ष थी? तो वर्ष 2019 में भारत में जीवन प्रत्याशा 68.5 थी। ये 69.7 गलत लिखी गई है। अरे क्या हो गया? 68.7 वर्ष थी, ये गलती से 69.7 लिखा गया है। इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ये पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा लिखने वाला, वरना इसको ठीक कर लेते। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। इंग्लिश में इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। यह किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल का ब्यौरा होता है। तो आपको इंग्लिश का भी पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, या हिंदी में पूछ सकता है जीवन प्रत्याशा क्या है। चलिए अगले प्रश्न पे। भारत की कुल सौर अक्षमता क्या है? सौर अक्षमता क्या है? सोलर के बारे में, जो सूर्य की ऊर्जा है उसकी पावर है, उसकी बात कर रहा है ये। तो भारत की कुल
सौर अक्षमता 2014 में 2.6 गीगावाट थी और जो 2019 है उसमें बढ़ के 30 गीगावाट हो गई है। भारत का लक्ष्य था 2020 तक 20 गीगावाट की प्राप्ति करना, 2.6 से लेकर 20 तक पहुंचना, लेकिन भारत ने बहुत तेज़ी से इसमें कार्य किया है और 2019 में ही इसमें बढ़ के भारत 30 गीगावाट हो गया है। और आपको शायद इस बात का भी पता होना चाहिए कि भारत में जो सौर ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है, जो सौर संस्थान का हमारा प्रमुख केंद्र है, वो गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा के गुड़गांव कह सकते हो या गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है, लैंगिक विकास सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है? तो लैंगिक विकास सूचकांक ये वो सूचकांक है जिसमें महिलाओं और पुरुष दोनों के विकास को मापा जाता है, दोनों का कि दोनों को कितने अधिकार प्राप्त है, महिलाओं को पढ़ने में कितने अधिकार प्राप्त है, महिलाओं को समाज में कितने अधिकार प्राप्त है, महिलाओं को ज़मीन जायदाद खरीदने में कितने अधिकार प्राप्त हैं, और इसी तरह के जो अन्य हैं उन सबको मिला के लैंगिक विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। और भारत में इसका स्कोर 0.82 है और भारत इसमें 122वें स्थान पे है, जो कि काफ़ी नीचा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देखिए महिलाओं को शिक्षा में कम ऊंचा स्थान प्राप्त है और पढ़ने कम दिया जाता है। आजकल तो फिर भी लोग समझदार हो गए, लड़कियों को भी पढ़ाने लगे, और जैसे काम के पैसे भी कम मिलते हैं, वही काम पुरुष करता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वही काम अगर स्त्री करती है तो उसको कम पैसे मिलते हैं। तो ये लैंगिक असमानता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता सूचकांक मापने के मापक क्या क्या हैं, कि किन किन पॉइंट्स के आधार पे ये हम लैंगिक असमानता का सूचकांक मापते हैं? तो देखिए, लैंगिक असमानता सूचकांक मापने के लिए 3 मापक हैं। नंबर 1 प्रजनन स्वास्थ्य, नंबर 2 सशक्तिकरण और नंबर 3 श्रम बाजार। तो ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको पहले बताए थे। श्रम बाजार से अभिप्राय है बाजार में उसी काम के पुरुष को अधिक पैसे मिलना, महिला को कम पैसे मिलना। सशक्तिकरण से अभिप्राय है जैसे ज़मीन है हमारे पास, वो पहले दादा के नाम होती है, दादा से पिता के नाम आ जाती है, पिता से बेटे के नाम आ जाती है, मतलब दादी की, माँ की और बहन के, इनका उनमें कोई हिस्सा नहीं होता। इसी तरह प्रजनन स्वास्थ्य है, इसके अंदर भी जो स्वास्थ्य है प्रजनन से संबंधित, वो उसमें भी महिलाओं की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। अगला प्रश्न है, MPI क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा गरीबी को और अधिक व्यापक तरीके से मूल्यांकन के लिए जो इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है उसे MPI कहते हैं। इस MPI का फुल फॉर्म है, पूरा विस्तार कहेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये जो हमारी बुक्स वगैरह हैं और इनके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वो पंजाब की सबसे अधिक है, लेकिन वो बात पुरानी हो चुकी है बच्चों। आज जो 2021 चल रहा है, तो वर्ष 2021 के अंदर जो हमारे पास ताज़ा तारीन आंकड़े उपलब्ध हैं 2020 के, उन 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो गोवा राज्य की सबसे अधिक है। यहाँ में 2,74,939 रुपये है प्रति व्यक्ति आय, और इसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ का नाम आता है। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय अधिक होने का एक कारण भी है। एक तो ये राज्य छोटे हैं, दूसरा क्या है, यहाँ पे जो अधिकतर लोग रहते हैं उनमें घर के अंदर आदमी और औरत दोनों ही जॉब करते हैं, और उसके कारण उनकी जो आमदनी है वो सिंपल सी बात है बढ़ेगी। अगला और अंतिम प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक क्या है और इसको मापने के प्रमुख अवयव क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की हमने बात की थी, भारत इसमें 131वें स्थान पे है। तो मानव विकास सूचकांक मानव के विकास को आकलन करने की विधि है। यह UNDP द्वारा जारी की जाती है। UN इसमें गलत लिखा गया, 2 बार आ गया है, इसको एक बार को आप डिलीट कर देना। ये पेन नहीं चल रहा मेरा, वरना मैं डिलीट कर देता। सर्वप्रथम 1990 में जारी की गई थी HDI, और इसको जारी कौन करता है? UNDP। और UNDP के बारे में मैंने आपको बताया था कि UNDP है जो वो UNO की ही एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है जो राज्यों के विकास को मापती है, देशों के विकास को मापती है, और उनके अंदर मानव विकास को देखती है कि कहाँ पे मानव विकास कैसा है। तो इसके लिए जो मापदंड है वो क्या है? पहला है प्रति व्यक्ति आय।
कि जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार नंबर दिए जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पे नॉर्वे है, भारत 131वें नंबर पे है। तो वो कैसे मापते हैं? वो इस तरह से मापते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, कि वहाँ के देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या है। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? उस देश की, किसी देश की कुल आय, राष्ट्रीय आय, और उस देश की कुल जनसंख्या को भाग कर दो, वो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। जिसकी जितनी ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होगी, उसका एचडीआई इंडेक्स भी उतना ज़्यादा होगा। फिर है जीवन प्रत्याशा दर, अर्थात वहाँ के लोगों का जो ज़िंदगी है वो कितनी लंबी है, कितनी स्वास्थ्य है। नंबर 3 साक्षरता दर। साक्षरता दर से अभिप्राय है कि किसी देश के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका जो पढ़ने लिखने का लेवल है वो कितना ऊंचा है, और उसको कहते हैं साक्षरता दर। और फिर कहते हैं सकल नामांकन अनुपात। चौथा और अंतिम है इसका सकल नामांकन अनुपात। सकल नामांकन अनुपात क्या होता है कि 1000 बच्चों में से कुल कितने बच्चे हैं जो 7 साल के होने के बाद में स्कूल के अंदर अपना नाम लिखवा लेते हैं, और उनका जो ड्रॉप आउट रेशो है वो सबसे कम है। तो थैंक यू भाई ईश्वर सिंह। चैनल के जो ये प्रश्न थे इनको आप एक बार 2 बार ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए, और अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न के बारे में कोई भी बात अगर कहीं से आपने पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो।